स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। आज का दिन मिला के 2 दिन बचे हैं या पौने 2 दिन हम बोल सकते हैं पंजाब में मतदान होने से पहले। अब कुछ ऐसा नहीं है जिससे जो समीकरण अब तक बन चुके हैं, जो विश्लेषण अभी तक हो चुके हैं, वो बदलने वाले हैं। जो कुछ है पंजाब में, जो चुनाव के नतीजों की रूप में 4 जून को सामने आएगा, उसकी जो बिसात है वो बैठ चुकी है, वो तय हो चुकी है। तो फिर क्या दिलचस्पी बची है इस वक्त पे चुनाव के बारे में बात करनी। एक जो आखिरी चीज है वो है कि कल जो पंजाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो व्यापारियों को लेके जो बातें की हैं, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, जिसको पंजाब की सभी पार्टियां, बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां जो है कांग्रेस समेत, इसको वो एक प्रदेश का एक असेंबली का चुनाव बना के वो लड़ रहे हैं। उनकी रणनीति, उनके जो इलेक्शन को लेके जो भी वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिन मुद्दों को वो उभार रहे हैं, वो प्रदेश के साथ संबंधित है। उसका राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी चुनौतियां, जो हमारे मुद्दे हैं, उनके कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। तो एक तो यही एक एस्पेक्ट था जो अभी तक बचा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 23 और 24 मई को रैलियां हुई हैं, उसके बाद अमित शाह जो आए हैं, उसके बाद और भी दीगर जो है बीजेपी के नेता जो आए हैं, जिनमें से राजनाथ सिंह जो है। लेकिन जो टोन सेट की, जो एजेंडा असल में सेट किया गया पंजाब के चुनाव का राष्ट्रीय चुनावों के दृष्टि से, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या नहीं उठाने चाहिए थे, उन पे विपक्ष का क्या प्रतिक्रम है, ये अलग बात है, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसा पक्ष बचा हुआ था जो निर्मला सीतारमण ने उठाया, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार जो सत्ताधारी पक्ष है उसके ऊपर सीधा एक प्रहार किया है। ये कहा है कि जो पंजाब के जो इनके ऊपर दोष लगाती है सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के केंद्र हमारे साथ जो भेदभाव कर रहा है फंड्स के रिलीज करने के मामले में, तो वहां पे निर्मला सीतारमण ने यह पक्ष रखा है कि इन्होंने उस तरीके से कभी पक्ष रखा ही नहीं, या जो फंड्स है उनका उपयोग नहीं किया इन्होंने जो इनको दिए गए। और उसमें उन्होंने जीएसटी की बात की, और जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो एक छोटा दुकानदार है उसको भी, उसके छोटा दुकानदार और छोटे कारोबारी जो हैं वो सभी, आप किसी ढाबे में जाए, किसी रेस्टोरेंट में जाए, कोई भी सर्विसेज हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर जो बिल मिलता है उसमें जीएसटी जरूर ऐड होता है। तो जीएसटी एक ऐसी चीज है जो लोगों के मनों में बैठी हुई है। उनको लगता है, बहुतों को लगता है, जब दुकानदार दुकान पे जाते हैं, हम लोग बिल पे करते हैं उपभोक्ता, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर एक अतिरिक्त बोझ है। तो उस लिहाज से ये जीएसटी के मुद्दे पे जब उन्होंने बात की है, तो वो बात मुझे ऐसा लगता है वो दूर तक जाएगी और लोग जो हैं इसको जहन में रखेंगे जब वो अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल हम वापस आते हैं कि पंजाब में क्या है, अब कुछ बाकी बचा नहीं है, जो तय होना था वो हो चुका है। तो इस वक्त क्या बात की जाए। राहुल गांधी जो मुख्य विरोधी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर में, इन राष्ट्रीय चुनावों में, उसके वो एक शीर्ष जो नेता है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उसका कोई, उन्होंने एक रणनीति के तहत जो है वो उसकी घोषणा वो नहीं की है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, एक तो गठबंधन की जो मजबूरियां हैं, जो इंडी अलायंस है उसकी मजबूरियां हैं, और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी बने। लेकिन पंजाब में जब राहुल गांधी आते हैं तो वो अवश्य इसको मोदी वर्सेस
गांधी जो है वो बना देते। अभी भी आज भी उनकी रैलियां हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये रैलियां कुछ जो मतदाता है उन्होंने जो मन बनाया हुआ है उसमें कोई फर्क आने वाला है उनकी रैलियों से। अब कुछ हो जाए नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए बात ऐसी है कि पंजाब में इस बार बड़ी बड़ी हैरान करने वाली है एक खामोशी है वोटर्स में। पंजाबी तो वैसे भी बहुत बड़े चाव से बड़े उत्साह के साथ जो है चुनावी उनकी हर प्रक्रिया जो है वो बड़ी उत्साह वाली होती है, हर क्रिया उनकी बड़ी उत्साह वाली होती है। तो चुनाव भी एक ऐसा एक मौका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, विशेषकर वो लोग जो लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो सिर्फ चुनावों पे चर्चा करते हैं लेकिन वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, अपने मतदान का इस्तेमाल नहीं करते। और इस बार तो जिस तरीके से तापमान बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है, उसको देखते लगता है कि वोट जो है परसेंटेज बहुत कम रहने वाली है। और ये लोग जो हैं, जो शहरी लोग हैं या जिन लोग चर्चा ही करते हैं लेकिन वो नहीं हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हम देखते हैं कि पूरे पिछले अब किसी भी चुनाव को उठा के देख ले कि शहरी लोग इलाकों में और विशेषकर जो पॉश एरियाज होते हैं वहां पे मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत कम होता है। बहरहाल वहां तो कम होगा ही होगा, लेकिन इस बार जिस किस्म की उदासीनता मतदाताओं में देखी जा रही है उसको देख के लगता है कि पंजाब का जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत कम रहने वाला। अब ये वोटर टर्नआउट क्या संकेत देगा ये अलग विषय है। इसके ऊपर तो हम जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन चर्चा करेंगे, जब हमारे सामने एक आंकड़ा होगा वोट परसेंटेज का। लेकिन ये उदासीनता जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ऐसा क्यों है पंजाब में? पहले कभी ऐसा नहीं था। तो जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है, क्योंकि मैं मूलतः एक पत्रकार हूं, बहुत साल हो गए हैं पत्रकारिता की है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी की है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़े मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैगजीन्स हैं, उनके लिए लिखा है, अंग्रेजी के अखबारों में काम किया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग आम लोग हैं, जिनके मैंने बात की कि जो लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, जिनको लगता है कि ये कोई भी चुनाव हो इसके साथ इसके जो नतीजे हैं उनके साथ उनका जो जीवन है उसमें क्या तब्दीली आएगी, ये वाला मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो इसके चलते मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पंजाब में जो मतदाता है वो इसलिए उदासीन है, इनडिफरेंट है, उसमें उत्साह नहीं है क्योंकि उनको यह लगता है कि सभी को हमने जांच लिया, भांप लिया। अब पूरा उनका जो तजर्बा है वो पूरा हो चुका है। सभी पार्टियों, पहले पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, जिसका प्रकाश सिंह बादल जो है दिवंगत मुख्यमंत्री है, उन्होंने कभी इसको बाइपोलर बनने नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस हुआ करती थी। अब उसमें 2022 में आम आदमी पार्टी एक तीसरा पक्ष आ गया। लेकिन ये तीनों पक्ष जो है, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन टूटने की सूरत में अब वो 4 पक्षीय जो है एक मुकाबला बन गया। तो ये सभी अब 28 महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। तो मतदाता जो है उनकी नजर में इन्होंने भी वो अपने जो वादे किए थे उन पे उनको लगता है कि वो खरे नहीं उतरे हैं। तो एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी, ये बड़ी विचित्र सी बात है कि लोकसभा का चुनाव है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश की सरकार के खिलाफ है। उनकी जो कारगुजारी, उनका प्रदर्शन जो है अपना असेंबली चुनाव को लेके, तो इस तरीके से जो मतदाता है उनका एक तजुर्बा वो कंप्लीट हो गया है कि ये कुछ नहीं करने वाले, कोई खास फर्क हमारी रोजमर्रा की जिंदगियां हैं उनमें नहीं पड़ने वाला है। हमने तो वही अपना काम करना, मेहनत करनी है और हमने कमाई करनी है और अपने परिवार को
पालना है। तो ये सारी चीजों के चलते एक एक आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो चुनाव में उत्साह नहीं है, और ये झलकेगा आपके वोट परसेंटेज में भी जो जब चुनाव होगा। अब इसका अर्थ क्या निकाल ले? इस स्थिति ने मतदाता जो है उनका इस किस्म का जो एटीट्यूड जो देखने में आया कमोबेश पूरे पंजाब में, उसके चलते ये जो पंजाब में क्या होगा, क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी जीत सकती है, कितनी सीटें ले जा सकती है, कितना वोट, हाँ वोट शेयर की हद तक तो हम बोल सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि वोट शेयर किसका बढ़ेगा किसका कम रहेगा, लेकिन जो जो सीटों का मसला है वो जस का तस बना, उसके बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते कि ये किसी पार्टी के पक्ष में ये चुनाव जा रहा है। तो ये मतदाता जो है उनकी उदासीनता का ही एक सबूत है। तो इसके चलते ये है पंजाब में कि जो वोट शेयर है, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से चुनाव को अभी तक कैरी किया गया है, जिसके बारे में हम पहले बहुत सारी वीडियोस जो उसमें चर्चा कर चुके हैं, बीजेपी की क्या रणनीति है, अकाली दल जो है, कांग्रेस कैसे चल रही है, आम आदमी पार्टी है, उनके उम्मीदवार कैसे, इस पर चर्चा हो गई है। तो अब ये समय आ गया कि एक निष्कर्ष पर पहुंचने का, और वो निष्कर्ष सीटों को लेकर नहीं बल्कि वोट शेयर को लेकर। क्योंकि मेरा मानना है, आप में बहुत सारे जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो सीटों का ये जो भविष्यवाणी है ना, ये अगर तो हम कहें कि जी बीजेपी की 6 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 4 आएंगी, किसी की 3 आएंगी, या कुछ भी आप आंकड़ा ले ले, कोई भी समीकरण बैठा लें, अगर तो वैसा हो जाता है तो मान लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है। हम कभी भी जो सिफोलॉजिस्ट है, ये जो चुनावों का जो एक साइंस है, एक विज्ञान है, उसमें ये माना गया है कि वोट शेयर के बारे में तो आप बता सकते हैं कि क्या वोट शेयर, लेकिन वोट शेयर कितनी सीटों में परिवर्तित होगा उसके बारे में कभी भी निश्चित रूप में जितना मर्जी बड़ा तजर्बेकार है, जितना मर्जी बड़ा सिफोलॉजिस्ट है, वो कभी नहीं आपको बता सकता। एक सटीक जो आपको आंकड़ा वो नहीं दे सकता। आपने देखा होगा बहुत बार जो बड़े बड़े है हमारे देश में सिफोलॉजिस्ट है, चुनावी विश्लेषक हैं, तो वो यही कहते हैं कि जी इस बार बीजेपी जो है उसकी इतनी सीटें ज्यादा होने वाली हैं, जो इतनी सीटें कम हैं। वो कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अगर पंजाब का चलो मान लीजिए, पंजाब की एग्जांपल लेते हैं कि पंजाब में 13 सीटें हैं, तो वो क्या करेंगे आकलन कि पंजाब में बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती, अकाली दल को 2 से 3 मिल सकती है, या कांग्रेस को 6 से 7 मिल सकती। भाई ये 6 और 7, ये 2 और 3 के बीच का फर्क है, ये 4 और 6 का, आप निश्चित रूप से क्यों नहीं बोल सकते, डेफिनेट क्यों नहीं आप बात करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहले की वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुनी है तो उसमें मैंने इस बात की ओर जरूर इशारा किया कि इस बार बीजेपी कहां पे अच्छा करने वाली है। इसके बारे में कल एक फिर हम वीडियो करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पंजाब का चुनाव इस बार जो कौन ज्यादा सीटें लेगा या कौन कम लेगा, ये बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहता है इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो बीजेपी का जो की भूमिका है वो बहुत अहम है रहने वाली, और ये इसलिए भी अहम है ये क्योंकि पंजाब की आने वाली जो राजनीति है उसकी एक दिशा भी ये तय करेगी। क्योंकि बीजेपी पहली बार पूरी 13 सीटों पर लड़ रही है, और विशेषकर 10 सीटें ऐसी है पंजाब की, हमेशा बीजेपी 3 सीटों पर लड़ती है, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, और पहली बार है कि वो 10 सीटें ऐसी जहां पे बीजेपी ने अभी तक अपना कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। तो वहां पे निश्चित तौर पे एक संगठन के अगर हम देखें, दृष्टि से देखें कि संगठन की जो मजबूती है तो वो नहीं वैसी लग रही है जैसे इन 3 सीटों पे, इसके अलावा जो दूसरी शहरी सीट थी। तो ये तो बीजेपी का सूरत हाल। और इसी तरीके से जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को चाहिए अच्छा करना, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस के विरुद्ध जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उनका अलायंस है
पंजाब से बाहर है आम आदमी पार्टी के साथ और पंजाब के अंदर नहीं है, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी है उसका वो नुकसान करेगा। और दूसरा कि जो चेहरे की राजनीति, देखिए चेहरे की राजनीति उसमें आपकी मेरी समझ अलग अलग हो सकती है, असहमत हो सकते हैं, लेकिन चेहरे की राजनीति जो है, भारत की राजनीति जो है, उसमें चेहरे जो है वो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसके चलते बीजेपी को एक सीधा सीधा एडवांटेज है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय इलेक्शन है, और कांग्रेस को ये डिसएडवांटेज है क्योंकि वो कोई ऐसा चेहरा जो है वो नहीं उभार सकती, लोग जानना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके मैं वापस पंजाब पे अगर बात कर अपनी खत्म करूं तो वो बात वहीं पे टिकी हुई है जो हम पहले इसी वीडियो में मैं शुरुआत में बोल चुका हूं, और उससे पहले भी जो कि सब कुछ तय हो चुका है। इन 2 दिनों में आप कुछ भी कर ले वो अंतिम नतीजों के ऊपर असर नहीं डालने वाला है। जिस पार्टी को जो भी एडवांटेज है अभी तक वो हो चुका है, वोट प्रतिशत कम रहने की बहुत बड़ी संभावना है। वो इसलिए क्योंकि जो वोटर है वो उदासीन है, उसके अंदर उत्साह नहीं है। और ये चुनाव जो है पंजाब का, ये एक कोर्स करेक्शन करेगा पंजाब में। 2022 में एक बहुत बड़ी उथल पुथल पंजाब में हुई थी, वो थी कि पहली बार एक तीसरे विकल्प की सरकार बनी थी, और वो भी एक प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड बहुमत के साथ इसलिए बनी थी क्योंकि पंजाब का जो मतदाता है वो एक बहुत भारी गिनती में, बहुत भारी संख्या में, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक जैसा सोचा, और वो सोच ये थी कि हम ये जो रवायती पार्टियां एस्टेब्लिश है उनसे ऊब चुके हैं, वो नया एक प्रयोग करना चाहते, नए को एक चांस देना चाहते। लेकिन नए ने जो अभी तक किया है वो वैसा उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। आप पंजाब में किसी से भी आप बात कर ली, आप देहात में बात कीजिए, आप शहरी इलाकों में बात कीजिए, पॉश एरियाज में, तो आप चल छोड़ दीजिए, डाउनटाउन में आप अगर आप बात करेंगे, गली मोहल्लों में बात करेंगे, तो आपको एकदम से अंदाजा हो जाएगा कि इस बार आम आदमी पार्टी को लेके लोग क्या सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही नकार दिया जाएगा, लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो 42% वोट पर लेकर जो है 2022 का चुनाव जीती थी, उसमें एक बहुत भारी जो है वो गिरावट आने वाली है। तो ये एक कोर्स करेक्शन होगा। और जब मैं कोर्स करेक्शन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो लोग आम आदमी पार्टी में गए थे, जो पहले कांग्रेस को, अकाली दल को, बीजेपी को वोट डालते थे, वो वोटर दोबारा अपनी पार्टियों में वापस आएंगे। वोट वहीं पे पड़ेगी जहां पे लोग पहले डालते थे। उससे क्या होगा, उससे समीकरण जो है, ये कौन ऊपर कौन नीचे, ये वाला सवाल खत्म हो गया, एक बराबरी वाला एक हो गया है। और इसके चलते मुझे ऐसे लगता है कि इस बार पंजाब में उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, उम्मीदवारों की लॉटरियां निकलेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आपका बेहद धन्यवाद। आपने पहले हमारी वीडियो को जितने आपने चाव से सुना है, जितने भी लोगों ने सुना है, तो आप इसको अच्छा लगा हुआ हो तो आप उसको शेयर ज़रूर करें और हमारा प्रोत्साहन करें। और अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद।